प्राचीन काल का हमने आरंभ किए थे टॉपिक्स, उसमें एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी कि अभी तक कि हमारा जो हमारे ऐतिहासिक स्रोत हैं वो केवल पुरातत्व विभाग पर ही आधारित हैं। केवल एक्सकेवेशन के द्वारा जो खुदाइयाँ हुई हैं उनसे जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनके आधार पर ही जो अनुमान लगाया गया है वही इतिहास। सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हमने पहले शुरू किया था उसमें भी हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि रिटन रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, परंतु हम उसको पढ़ नहीं पाए। तो अभी भी हम पूरी तरह किस पर डिपेंड करते हैं? उन पुरातत्व विभाग स्रोत पर ही हम डिपेंड करते हैं। इसमें क्या होता है कि कई बार जो चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके खुदाई के बाद निकाली जाती हैं उनमें अनुमान लगाने में जो विद्वान होते हैं, पुरातत्व विभाग के जो एक्सपर्ट हैं, उनमें कई ओपिनियन हो जाते हैं। इसीलिए जो हमारी मेसोलिथिक एज पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल था, या हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसमें बहुत सारी डेट्स के बारे में आपको विवाद नहीं। मैंने कई बार ये बात की, पूरी बात कह रहा हूँ कि हम जो जनरली जो डेट कोट करते हैं वो है जो मोस्ट एक्सेप्टेबल होती है, जो जनरली लोग इसको मानते हैं। अदरवाइज उसके अलावा भी कई डेट्स हमें पुरातत्व विभाग के स्रोतों के आधार पर वो डेट निर्धारित, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। एक चीज़ और अभी जो नया ट्रेंड है वो ये है कि केवल फैक्ट्स बेस पर कंपटीशन में नहीं आते हैं, बल्कि कंसेप्चुअल बेस पे क्वेश्चन आने लगे। मैंने ऑलरेडी पिछले कई पेपर देखे तो उसमें केवल फैक्ट्स नहीं है बल्कि कंसेप्ट्स के ऊपर है। कंसेप्ट समझ के सोशल सिस्टम के ऊपर है, या कल्चर के ऊपर है, या रिलीजियस सिस्टम के ऊपर है, तो कंसेप्ट के ऊपर के क्वेश्चन कंपटीशन में अब खूब पूछे जाने लगे हैं। स्पेशली जो बड़े कंपटीशन है पीसीएस या पीसी वाले, इसमें कंसेप्ट पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप जब तैयारी करेंगे तो केवल फैक्ट्स नहीं, फैक्ट के साथ साथ अब थोड़ा सा उन फैक्ट्स के आधार पर जो कंसेप्ट क्लियर होते हैं उन कंसेप्ट को भी आपको तैयार करना पड़ेगा। जिससे मैंने अब ये पर सारी साइट्स पढ़ ली, उसके बाद जो सोशल कल्चरल या रिलीजियस है सिंधु घाटी की सभ्यता का हमारे पास एक लेक्चर और है, उसमें आपको मैं उसकी कंसेप्चुअल चीज़ें जो है वो आपको क्लियर यानी जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और कल्चरल एस्पेक्ट्स सिंधु घाटी की सभ्यता पे फैक्ट्स नहीं बल्कि जो कंसेप्ट्स हैं, जो धाराएं हैं, वो धाराएं उसको क्लियर। लेकिन पहले हम जो है जो हमारी जितनी साइट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, उन इम्पोर्टेंट साइट्स को हम क्लियर कर लें कि उनकी क्या विशेषता है। सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि उसकी साइट्स डिफरेंट एरियाज में हैं, डिफरेंट रीजन्स में हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक इतनी जो कॉमन है वो हर स्थल में पाई जाती हैं, चाहे वो जम्मू का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, या ईस्टर्न कोस्ट या बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट साइड हो। यानी उनमें बहुत सारी चीज़ें अलग होती हुई भी जो सिंधु घाटी की सभ्यता की बेस से आधार है वो कॉमन है। ये बेस क्या है? ये बेस इसकी आप लिखेगा जो टाउन प्लानिंग है। क्या चीज़? टाउन प्लानिंग में जो ड्रेनेज सिस्टम है, जिस प्रकार से सिटीज़ और जो भवन निर्माण कार्य है वो इसका आधार है। इस आधार पर आमतौर पर समझा जाता है किसी भी साइट को वो सिंधु घाटी की सभ्यता की है या सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं है। इसके अतिरिक्त जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उस मटेरियल के आधार पर भी हम क्लासिफाई करते हैं किसी चीज़ को या किसी साइट को कि वो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है या उससे पहले का है या उसके बाद का है। सिंधु घाटी की सभ्यता की कैरेक्टरिस्टिक तय कर दी गई है, उससे पहले भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बाद भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। कुछ साइट्स जिनको मैंने कई बार रिपीट किया है और अभी भी आएंगी, तो उनमें तीनों कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं या दो पाई जाती हैं, इसीलिए उनको क्या माना जाता है कि उस सभ्यता से भी बिलोंग करती हैं, वो दूसरी सभ्यता से भी बिलोंग करती हैं। इसलिए इन चीज़ों को आप बिल्कुल क्लियर समझें कि जब हम किसी साइट के बारे में ये कहते हैं, किसी स्थल के बारे में हम ये कहते हैं कि ये दो सभ्यताएँ थी, प्री हड़प्पन थी, हड़प्पन थी, तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ से कुछ चीज़ें वो प्राप्त हुई हैं जिनमें वो कैरेक्टरिस्टिक है जो प्री हड़प्पन थी, और कुछ चीज़ें ऐसी प्राप्त हुई हैं कि जिनमें वो कैरेक्टरिस्टिक है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर की है। उसमें जो प्राप्त चीज़ें हुई हैं वो दो टाइप की हैं, एक तो मकान है, भवन है, दूसरे छोटी चीज़ें हैं जिसमें पॉटरी है, पत्तन है या मोहरे हैं, ये ऑल जो डिफरेंट चीज़ें मैंने आपको दिखाई की थी। ये हड़प्पन कल्चर की तमाम साइट्स में इनका आधार जो है वो एक ही है।
इसीलिए इस पूरी बेल्ट को हम ये समझते हैं कि ये सब हड़प्पन सभ्यता से ही संबंधित है, यानी महाराष्ट्र के आगे जो है वो कोई इस तरह हमें अभी तक इसका प्राप्त नहीं समझ में ही नहीं है। अब आइए इसकी जो साइट्स हमने अब तक क्लियर की थी, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनुदड़ो, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स बनाई थी। इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स और हैं जहाँ से हमें कुछ रिमेन्स जो चीज़ें प्राप्त होंगे वो भी आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए, इसलिए कि उनके ऊपर भी क्वेश्चन मैंने देखा है कि पिछले उत्सव में मिलते हैं। जैसे कुछ साइट्स छोटी हैं, कुछ साइट्स बड़ी हैं, कुछ एरिया वाइज बहुत बड़ी हैं, कुछ एरिया वाइज बहुत बड़ी है लेकिन उनसे जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो चीज़ें कम प्राप्त हुई हैं या उनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। कुछ साइट्स है जो एरिया में हमने बताया बहुत बड़ी है, लेकिन वहाँ से जो रिमेन्स है, जो चीज़ें मिली हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका एक इंपॉर्टेंट साइट जो है वो है भगवान। भगवानपुर, ये कुरुक्षेत्र जो है हमारा हरियाणा का कुरुक्षेत्र, वहाँ पे सरस्वती नदी, इसकी खुदाई जिन्होंने की थी वो जेपी जोशी, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने बहुत सारे एरियाज में खुदाई की हड़प्पा के लिए। इस साइट की स्पेशलिटी ये है, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पे हड़प्पा का जो डाउनफॉल का पीरियड था, जो पतन का पीरियड था हड़प्पा का, वो यहाँ से शो होता है। यहाँ पे जो चीज़ें मिली उनके आधार पे क्या कहते हैं कि हड़प्पा के पतन का काल था, यानी सिविलाइजेशन जब समाप्त हो रहा था। यहाँ से जो स्पेशल चीज़ें मिली हैं उसमें सफ़ेद, काली और आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, सफ़ेद, काली और आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, इसी तरह मोती हैं, कांच के और मिट्टी के मोती भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। भगवानपुर एक ऐसी साइट है जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ से हमें वैदिक काल के भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, स्पेशली बर्तन, पॉटरी, बाण जिसको कहते हैं, इसकी ऋग्वेदिक काल। यानी भगवानपुर क्या है, एक पतन के काल है और इसके पतन के बाद ही क्या होता है, वैदिक काल हमारा आरंभ होता है। तो यहाँ से हमें वैदिक काल की पॉटरी जो है वो प्राप्त हुई है भगवानपुर की स्पेशल। दूसरा इंपॉर्टेंट जो साइट है कि वो है राखीगढ़। राखीगढ़ ये भी हरियाणा में है, हरियाणा के बल्कि जिंद का जो आधुनिक क्षेत्र है, जिंद उसी के आसपास की क्षेत्र है ये। और ये एरिया में मोहनजोदाड़ो से 3 गुना बड़ा है, 3 टाइम्स बड़ा है ये 3 टाइम्स बड़ा है। यानी ऑलमोस्ट ये माना जाता है कि इसका क्षेत्रफल जो 240 हेक्टेयर है। कुछ पुरातत्व विभाग के एक्सपर्ट के द्वारा जितनी साइट्स अब तक खोदी गई है उनमें एरिया में सबसे बड़ी राखीगढ़ की साइट्स, एरिया की बात होती है 240 हेक्टेयर के। इस अदरवाइज इसकी और कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से हमें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन बेसिक चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं और उसी आधार पर बस इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसका एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब आइए इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है जिसके बारे में नहीं, ये इस नदी के पास नहीं है। बिल्कुल मैंने कहा था बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो बहुत सी नदियों के पास नहीं है, इसीलिए इसको मैंने कल क्या था डिस्कस किया। हड़प्पन कल्चर इसीलिए कहा गया कि एक नदी के किनारे नहीं है, कई नदियों के किनारे है और बहुत सी साइट्स किसी नदी के किनारे नहीं है, इसीलिए इसको किसी नदी के साथ संबंधित करना सभ्यता को गलत माना गया। आरंभ में जो भी इंडस वैली और इंडस रिवर और दूसरी सरस्वती रिवर से थी, इसलिए इसको कहा गया था आरंभ में, परंतु बाद में ये धारणा जो है वो गलत सिद्ध होती है।
कालीबंगन या कालीबंगा इसके लिए यूज किया जाता है। ये जो है ये है, जैसे ये घग्गर नदी के किनारे किनारे पाई जाती है। और ये जो जिला है उसके आजकल आधुनिक में गंगानगर जिले में ही इसकी जो यानी बड़े स्तर पर इसकी खुदाई हुई थी वो 1961 में हुई थी। और इसके जो थे वो बीबी लाल। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये खुदाई के लिए एक नाम आ जाता है करने वाला, ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति को खुदाई करने वाला था, उसको पूरी टीम होती है, वो पूरी टीम एक्सकेवेट करती है। तो जनरली तो उस लीडर का नाम आ जाता है, या कभी कभी क्योंकि ऐसा होता है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का या उस एरिया का जो डायरेक्टर है उसका नाम आ जाता है, क्योंकि वो यानी ऑफिशियली ऊपर होता है। इसलिए खुदाई के बाद में दूसरी टीम में हम आप लगे हुए हैं, लेकिन जो कि इंचार्ज होने का नाम होगा वो उनका आ जाता है। ये जो कालीबंगा है ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ से यानी जो 4 इंपॉर्टेंट साइट अगर पूछी जाए तो उनमें से एक ये कालीबंगा की साइट है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? ब्लैक बैंगल्स, ब्लैक बैंगल्स जी, काली चूड़ियां। यहाँ जो है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसे मैं बता दूंगा, इसलिए कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में इतिहासकारों में थोड़ा सा विवाद है, लेकिन ये है कि ये यहाँ जनरली सब जगह 2 टीले थे, है ना। एक बड़ा टीला जहाँ पे आपका घड़ी भी लगा था और दूसरा ये था। यहाँ के बारे में हमें यहाँ पे 3 टीले भी मिले हैं, एक बड़ा, एक मिडिल और एक छोटा टीला। 3 टीले यहाँ से हमें मिलते हैं। और जो वेस्टर्न टीला है इसका कालीबंगा का, उसको कालीबंगन फर्स्ट कहा जाता है। जो वेस्ट वाला टीला है उसको कालीबंगा या कालीबंगन फर्स्ट कहा जाता है। यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई हमें कालीबंगा से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से कुछ चीज़ें आप लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा। देखिए एक तो यहाँ से रेड एंड पिंक पॉटरी मिली है, रेड एंड पिंक, लाल एंड गुलाबी अमृतभाणी। अच्छा ये इसकी भी विशेषता ये है कि यहाँ भी प्री हड़प्पन और हड़प्पन दोनों कल्चर पाए जाते हैं। यहाँ पे प्री हड़प्पन और हड़प्पन दोनों कल्चर कालीबंगा में, दोनों चीज़ों के कल्चर पाए जाते हैं। क्या होता है कि उन कल्चर की वो चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, यानी वहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनमें से कुछ चीज़ें वो हैं जो प्री हड़प्पन कल्चर की हैं और कुछ चीज़ें वो हैं जो हड़प्पन कल्चर की हैं। तो कालीबंगा उनमें से एक साइट है। यहाँ अच्छा 4 दीवारी जनरली जहाँ जहाँ भी पाई गई है वो कच्ची ईंटों की है, बाहर की ओर पक्की और अंदर की ओर कच्ची ईंट इस्तेमाल की गई है। इस राज्य में कालीबंगन में भी यही ट्रेंड इन्होंने बाकी रखा है। रेड एंड पिंक पॉटरी के अलावा जो चीज़ें यहाँ से मिली है उसमें बहुत से मिट्टी के घड़े हैं, मटके हैं, और इसके साथ कुछ बर्तन यहाँ से ऐसे मिले जिन पर ज्योमेट्रिकल आर्ट बना हुआ है, जिस पर ज्योमेट्रिकल आर्ट समझते हैं क्या? आकृतियाँ, जो ज्योमेट्रिकल आर्ट आकृतियाँ होती है वो बनी हुई है। ये बड़ी संख्या में हमें कालीबंगा से ही मिली हुई। इसके अतिरिक्त यहाँ पे ऊंट की हड्डी प्राप्त हुई है। ऊंट के बारे में ये माना जा रहा था कि इसके बारे में शायद सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग इससे परिचित नहीं है, लेकिन ऊंट की हड्डियां यहाँ पर प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो चीजें प्राप्त हुई हैं उसमें तांबे की चूड़ियां भी प्राप्त हुई हैं और पत्थर के सिलबट्टे समझते हैं नामिन, और मिट्टी की खिलौना गाड़ियों के पहिए भी यहाँ से प्राप्त हुए। इसका अर्थ यह है कि खिलौना गाड़ी से पहले भी मैंने एक बार बताया था, लगता है कि वहाँ के बच्चों का जो स्पेशल खिलौना था वो शायद मिट्टी की खिलौना गाड़ी थी। उसकी पहिए बहुत जगह से मिले, खिलौना गाड़ी भी मिली, पहिए भी बहुत जगह मिले। एक चीज यहाँ से विशेष प्राप्त हुई जो पूरी सिंधु घाटी की सभ्यता में है, और ये क्वेश्चन मैंने कम से कम
3 या 4 साल इस पेपर के इस क्वेश्चन को दिखाया आपने। जुते हुए खेत के प्रमाण, जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुए, और ये जुताई जो है वो आड़ी तिरछी है। अभी जो लोग खेत जो देखोगे एक से जोत के चल जाते हैं, लेकिन ये कैसी है, आड़ी तिरछी, आड़ी और कैसे क्रॉस होती है एक दूसरे से, ये यहाँ पर, और यहाँ पे उसकी वो जो क्या बोलते हैं फरोज बोलते हैं ना, जिसको बोया जाता है वो बड़ी, वो भी यहाँ पर आड़ी तिरछी नहीं है। ये प्रमाण इसके साक्ष्य और कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए। पूरे हड़प्पन साइट्स में कालीबंगा एक साइड है कि जहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। हाँ ये है। कालीबंगा से एक और चीज बहुत लगता है कि पता नहीं, मुझे लगता है किसी आज के जमाने वाला आदमी वहां काट देंगे, बिल्कुल जैसे आज का तंदूर यूज होता है ना, तंदूर रोटी वाला, ये जो रोटी नान रोटी जिसमें बनती है बेलन आकार का होता है ना, ये तंदूर वहां पर मिला कर बिल्कुल। यानी इसके बारे में पुरातत्व विभाग कहता है कि लगता है कि बिल्कुल आधुनिक काल की तरह है ये इसका तंदूर जो है, बिल्कुल आज के काल की तरह। अब देखिए कैसे फ्रॉड करते एक चीज में यहाँ बता दूँ आपको। मुरादाबाद आप लोगों ने नाम सुना होगा सबको, एक्सपोर्ट की तरह नगरी कहलाती है, इंडिया में एक्सपोर्ट को बहुत बड़ा किया जाता है। वहाँ पर एक साहब मेरे पास सिक्के लेकर आए चांदी की, बहुत से बोले कि मुगल काल के सिक्के देखा होगा क्या किताब है, ये सब हम मुगल काल पता है चला कि उन्होंने अपने आप चांदी का काम होगा जो ढाल है, उसके बाद दबा दिए थे उन्होंने बहुत सारा पर, और उसके बाद वो करके उसे निकाल के। तो इंडिया में ये सब चीज़ें फ्रॉड में हुआ, लेकिन ये जाहिर है पुरातत्व विभाग ने इसकी पूरी कामनिटी की है, ये सब चीज़ें की, इसलिए तंदूर के बारे में ये कोई शक नहीं है कि ये आज का है, ये है उसी का तंदूर। मकान भवन यहाँ पे वही कच्ची ईंटों के इस्तेमाल किए जा रहे, और उनकी जो नालियाँ हैं जो कुएं हैं वो हमेशा की तरह किसके पक्की ईंटों के होते, और जो बाथरूम होता था उसका फर्श पक्की ईंटों का होता था। यहाँ भी उसी तरह से है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ एक फर्श यहाँ पे अलग मिला है, और वो है कि वो ये तो सादा फर्श है, फर्श इसमें डिज़ाइन बने हुए होते हैं, वो डिज़ाइनदार फर्श मिला, पक्का फर्श डिज़ाइनदार मिला है, वो भी कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। इसका उदाहरण भी किसी दूसरे स्थान पर हमें नहीं मिलता है। किले के अंदर जो है इस चीज का जो किला है बड़ी, वहां का फर्श भी डिजाइनदार है, फर्श का ही जगह है। तो डिजाइनदार फर्श जो है वो कालीबंगा में ही हमें मिलता है, इसके अतिरिक्त हमें और कहीं नहीं दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक और चीज है जो और किले में थी, यहाँ का किले को ईस्ट टू वेस्ट एक पूरी दीवार डिवाइड करती है दो भागों में। ईस्ट टू वेस्ट एक दीवार जो है वो डिवाइड करती है, उसका क्या कारण रहा होगा क्यों उसको दो भागों में बांटा गया, वो उसका बारे में कोई अभी ऑथेंटिक बात नहीं है, लेकिन ऐसे डिवीजन का उदाहरण हड़प्पा साइड के किसी दूसरे किले में नहीं है। अच्छा ये तो आपको याद है ना कि जनरली दो पार्ट होते थे, ऊपर के पार्ट में किला होता था, चार दीवारी होती थी, उसके किले में बड़े बड़े और भवन होते थे, और नीचे अब इसका हम पढ़ेंगे, बात बताऊँगा आपको कि क्या था और क्यों था ये। और निचले भाग में मैंने आपको बताया था क्या होता था, सामान्य होते थे, सामान्य किला जो है वो यहीं पर दो भागों में हमें बटा हुआ मिला है। इसके अतिरिक्त यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली हैं जिसके बारे में इतिहासकारों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बड़ी उनके अंदर विवाद हैं। जैसे यहीं से एक ऐसा उदाहरण मिला है कि जिसमें है कि सड़क को पक्का बनाने की कोशिश की। मैंने कहा ना हर जगह की सड़कें कच्ची हैं, सब चौड़ी सड़कें हैं सब, लेकिन कच्ची है। कालीबंगा में एक सड़क ऐसी मिली है जिसको लगता है कि उसे पक्का बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो अधूरी रह गई। तो अधूरी पक्की सड़क एक क्वेश्चन था रेखा का, वो केवल कहाँ से मिली है, कालीबंगा से ही मिली है। कालीबंगा की एक और स्पेशलिटी है, हमारे पुरातत्व विभाग के लोग इसको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद तीसरी राजधानी इसको कहते हैं। पिगॉट ने तो मैंने बताया था कि उन्होंने तो 2 राजधानी की थी, लेकिन हम इंडिया तो सबसे आगे चलते हैं ना, हमने दो कहा हम 3 राजधानी बनाएंगे, उन्होंने किसको
कालीबंगा को भी थर्ड कैपिटल इस एम्पायर की या इस हड़प्पा कल्चर की। तो अगर कहीं क्वेश्चन ये हो कि 3 कैपिटल से थर्ड कैपिटल कौन सी है, तो वो कालीबंगा थर्ड कैपिटल। एक यहाँ का और उदाहरण जो पूरे कहीं हड़प्पा साइड में नहीं मिला, वो है कि यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, पेड़ का जो तना होता है, इसको खोखला करके नाली बनाई गई, पानी की नाली, जैसे पाइप आजकल पड़ते हैं नदियों में, छोटे छोटे पाइप होते हैं। यहाँ पे उदाहरण मिला है कि पेड़ के तनों को, मोटे पेड़ के तने, उनको अंदर से खोखला करके उसको ड्रेनेज के लिए यूज किया गया, पानी के लिए भी यूज किया गया। तो क्या उस प्लास्टिक तो था, तो उन्होंने क्या किया, बताया बहुत ही कोई मालदार आदमी रहा होगा जिसने उसको यूज किया पेड़ को। तो ये उदाहरण भी हमें और कहीं से प्राप्त नहीं होता है कि जहाँ पे लकड़ी के तने को, पेड़ के तने को पाइप के तौर पे ड्रेनेज के लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ से जो बर्तनों पर जो पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज मिली है, कि मैंने कल बताया था आपको कि वो किधर से किधर लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, रोशनी की तरह। वो कहाँ से हमें उसके प्रमाण मिलेंगे, वो यही के बर्तन, यहाँ के बर्तनों पर जिस प्रकार से लिखा गया कालीबंगा के इसको लिखा, उसके आधार पर पुरातत्व विभाग के एक्सपर्ट्स ने ये समझा है कि वो लैंग्वेज, वो स्क्रिप्ट जो था वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। कहाँ के आधार पर, कालीबंगा के बर्तनों पर जो पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज है उसके आधार पर। किसी दूसरी जगह के जो लिखित हमें प्रमाण मिले हैं उसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता था कि ये राइट टू लेफ्ट थी, क्या वो लेफ्ट टू राइट थी। यहाँ से भी हमें एक कब्रिस्तान मिला है और एक केवल एक स्थान ऐसा है, प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य हमें इसी स्थान से मिले। कहाँ से, कालीबंगा से। जब हम इसे पढ़ेंगे, इसके डाउनफॉल हुआ, क्यों डाउनफॉल हुआ, उसमें उसके डाउनफॉल के, इसके पतन के कारणों में से एक कारण जो है वो भूकंप भी हो सकता था। कोई बड़ा जल्जला है, आप जानते हैं कि भूकंप आता है तो क्या होता है, कोई में उनकी बस्ती उलट जाती है। तो ये माना जाता है कि शायद कोई भूकंप आया था जिसने इसको, जो इसके पतन के कारणों में से। तो प्राचीनतम भारत की धरती पर जो भूकंप के प्रमाण है वो कहाँ से मिले, कालीबंगा से। इसलिए कि ये क्वेश्चन भी मैंने एक जगह देखा था और इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहीं से हमें मेसोपोटामिया की मोहरें भी यहाँ से मिली हैं, कालीबंगा से मेसोपोटामिया की मोहरें हमें यहाँ से मिली। मेसोपोटामिया की मोहरें जनरली बेलन आकार की होती थी, इसलिए होती नहीं, ये याद रखिएगा, वो जनरली बेलन आकार। जब भी मेसोपोटामिया की मोहर की बात होगी तो वो बेलन आकार की। यहाँ से एक चबूतरा भी मिला है जिसमें पक्की ईंटें, अग्निकुंड यहाँ से प्राप्त हुई, और एक बर्तन में पशुओं की हड्डियां पाई। ये भी कालीबंगा से मिला। बड़ा चबूतरा जिसमें अग्नि के जगह अग्निकुंड और एक बर्तन में पशुओं की हड्डियां और पक्की ईंट। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि शायद एक दिन पर ये पशु खाते थे, मांस खाते थे, उनकी हड्डियां थी। कालीबंगा की साइट की एक और विशेषता इसकी है कि इसका जो निचला भाग है वो भी फोर्टिफाइड है, चारों तरफ से वो भी घिरा हुआ है। देखिए जनरली क्या होता था कि जो केवल अपर पोर्शन जो पहले वाला है वो चार दीवारी होती थी उसकी। एक जगह मैंने आपको बताया था कि पूरा सब एक चार दीवारी के अंदर था। यहाँ कालीबंगा में क्या था कि यहाँ पे अपर पार्ट यानी जो पहले वाला है, सिटाडेल जो है वो भी चार दीवारी से है, और जो लोअर पार्ट है, जो सामान्य नगर है, वो भी पूरा एक चार दीवारी के अंदर घिरा हुआ है। ये सब विशेषताएं हैं कि जिनके आधार पर कालीबंगा को बहुत इसको विशेषता दी गई है। अच्छा, हड़प्पा की तुलना में मोहनजोदड़ो से जो चीज़ें प्राप्त हुई, याद रखिएगा, वैसे बता रहा हूँ आपको, वो ज़्यादा सुरक्षित है, ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है। इसी प्रकार से यहाँ से भी हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई, उनकी कंडीशन
अच्छी कंडीशन। देखिए इस पर भी बड़ा डिपेंड करता है कि जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं वो किस कंडीशन की हैं। तो हड़प्पा की तुलना में हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है अच्छी कंडीशन की, और यहाँ से भी कालीबंगा से भी हमें अच्छी कंडीशन की जो रिमेन्स है हमारे जो पुरातत्व विभाग से मिले हैं वो सब अच्छी कंडीशन के हैं। वो एक बड़ी संख्या जो है वो अच्छी कंडीशन की है। अब आइए लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा के बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट सिटी लोथल गुजरात में है, तो थोड़ा कॉमन सी वक्त है। और ये जो गोकवा नदी है उसके किनारे पर है। इसकी खुदाई से जिस व्यक्ति के नाम सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है वो एस.आर. राव है। एस.आर. राव, इनका जो पीरियड है एस.आर. राव का 1952 से 1962 तक का है। ये उस वक्त पुरातत्व विभाग के इंचार्ज भी थे। यहाँ पे भी वो दोनों पार्ट है, अपर पार्ट लोअर पार्ट, और इसमें भी देखिए अभी इसकी जो भी दोनों नगर हैं वो पूरे एक चार दीवारी में है। आप देखेंगे कि जितनी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो चारों में, उनमें चार दीवारी जो है वो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि वो अपने समय के बड़े सिटीज थे और साथ ही साथ संरक्षाली भी थे, वेल ऑफ सिटीज थे वो। इसी वजह से वहाँ पर उनकी जो कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छी थी। बेंगलोर की तुलना अगर आप शाहजहाँपुर से करेंगे तो आपको लगेगा कि बेंगलोर इससे बेहतर। तो इसी प्रकार से ये जो बड़े सिटीज़ हैं इसके, ये बड़ी साइट्स हैं, इन बड़ी साइट्स में हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। इसके आधार पर कुछ कंक्लूजन है जो हम बाद में पढ़ेंगे, आपको ये जहन में रखते हुए चलिए ये सारी चीज़ें। सारी चीज़ें वो सेम है, कच्ची ईंटों के मकान हैं। जब एक चीज़ और है यहाँ पे, और वो कई जगहों पे है कि मकान मकान यहाँ बना दिया गया, चबूतरे पर मकान मिलते हैं। क्या मिलते हैं? चबूतरे पर, यानी मकान का पहले एक बेस है और उसके ऊपर में मकान बनाया गया है। ये बहुत सी जगहों पर टेक्नोलॉजी या ये आर्किटेक्चरल इसको डिजाइन दिया है, लेकिन हमें हड़प्पा की बहुत सारी साइट्स में इस तरह की चीज़ें मिलती है जहाँ पे चबूतरा है बड़ा, और उस चबूतरे के ऊपर जो है वो भवन निर्माण किए गए। और यहीं से लोथल से मैंने आप बताया, आपको अब तक जितना बताता रहा हूँ कि मकान जनरली कच्ची ईंटों के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ मकान ऐसे मिले हैं जिनमें पक्की ईंट भी इन लोगों में लाई गई। देखिए पक्की ईंट का सबसे पहला प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जनरल लोगों पर पक्की ईंट यूज होती थी, नालियों में, स्नान गृह में, या उसमें जो नाली होती थी उसके फर्श के तौर पे, बाथरूम के फर्श के तौर पे, लेकिन मकान में कहीं आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होती थी। लेकिन लोथल में हम देखते हैं कि कुछ मकान में हमें पक्की ईंट भी, एक पक्की ईंट उसमें भी प्रयोग होती थी सीढ़ियों के लिए, सीढ़ियाँ थी उनमें भी पक्की। पक्की ईंट के 3 प्रयोग थे जो जनरली हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर साइड में, यानी फर्श दोनों जगह पे और सीढ़ियों के लिए जो जीना होता है स्टेयर्स में, ये इस्तेमाल की जाती है। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा पक्की ईंट का इस्तेमाल, सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया गया है वो हमें लोथल में ही मिलता है। यहाँ से एक मकान और स्पेशल प्राप्त हुआ है जिसको ये माना गया है कि ये लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है, वो शायद यहाँ के रूलर जो होता रहा, जो शासक का, प्राइम मिनिस्टर हाउस समझ लीजिए आप उसको, उसका है, क्योंकि उसकी जो कंडीशन है वो डिपेंड, वो इस बात को शो कर रही है कि वो एक बड़ा और स्पेशल मकान था। जैसे यानी उसका तो साइज भी मिलता है, वो यानी चाहे आप उसे लिख लें 30 मीटर, इसमें कई जगहों पे काफ़ी पक्की इस्तेमाल हुई है, बड़े कमरे हैं, और जो इसकी जनरल कंडीशन है वो शो करती है कि ये किसका, किसी शासक का, इसीलिए इसके लिए यूज़ किया गया कि ये रूलर हाउस है, शासक का हाउस। 126 and 30 ये जनरली पूछते नहीं है, लेकिन कुछ मिला कभी कभी
इस मकान की कंडीशन और जो इसका कंस्ट्रक्शन है उसके आधार पर हमारे पुरातत्व विभाग के लोग कहते हैं कि ये किसी रूलर का था। किसी दूसरे साइट में इस तरह का शासक का कोई हमें भवन नहीं मिला। यहाँ पे एक और चीज, पशुओं की हड्डियां सबसे ज्यादा मकानों से हमें इन्हीं के प्राप्त हुई। लोथल के भवनों से सबसे ज्यादा हमें पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई। अच्छा, आप लोगों को उंगलियों में गिने कितनी किस प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं? मोहरे, बर्तन, पॉटरी, मोती, टूल्स, उनमें मोती हमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा प्राप्त हो। मोती जो है वो मिट्टी, सिलखड़ी मिट्टी, तांबे और शीशे की टाइप की उसकी वो जो होता है, कांस के और सोने के, वो सारे के हमें इस तरह के मोती जो है वो हमें डिफरेंट साइज से, भापा की साइड से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा जो मोती प्राप्त हुए वो तांबे, कॉपर के, ताम्र के मोती जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर मिले हैं। हालांकि अब तो कॉपर के मोती का कोई यूज दुनिया में नहीं है। एक यहाँ से एक और चीज है, एक जेवर होती है ना, आभूषण, ज्वेलरी, यहाँ से सोने का एक बड़ा अलग सा एक आभूषण निकला है, जिसके बारे में ये अभी तक नहीं पता कर पाए कि ये किस तरह पहनाया जाता था, ये क्या किस तरह से यूज था। लेकिन ये सोने का एक सबसे बड़ा आभूषण है, सबसे विचित्र आभूषण जो है वो यहीं से। सोने की बहुत सारी चीज़ें मैंने कल भी बताया था आपको कि हार, नेकलेस, ये सब चीज़ें प्राप्त हुई, लेकिन ये बड़ा और अच्छा कहना चाहिए क्वालिटी का, वो सब यहीं से प्राप्त हुआ। इसको अलग से मेंशन किया है इतिहासकारों ने कि ये गोल्ड का आभूषण यहाँ से पूरा है। और यहाँ पे भी हमें मेसोपोटामिया की एक मोहर मिली, मेसोपोटामिया की एक मोहर हमें मिली। देखिए ये अभी क्या है, ये लोथल जो है, अभी मैंने बताया भी शायद कि बंदरगाह की गई, यहाँ से हमें डॉकयार्ड मिला है। तो वो जगह कि जहाँ से बिजनेस के रिलेशन था, संबंध था मेसोपोटामिया से, वो वहाँ पे हमें मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं, जो इस बात का जो इंडिकेट करती हैं कि मेसोपोटामिया के साथ हमारे क्या थे, बिजनेस के रिलेशन थे। और वो अधिकतर किस पर डिपेंड करते थे, वो हमारे जल मार्ग पर डिपेंड करते थे। तो यहाँ से भी हमें पर्शियन की मोहर मिली है। अच्छा, यहाँ से जो डॉकयार्ड था, जो बंदरगाह जिसको बोलते हैं, वो यहाँ से प्राप्त हुई, वो पक्की ईंटों की, वो किसकी है, पक्की ईंटों की है। और उसकी खोज का सेहरा भी जो है वो इन्हीं में किसी व्यक्ति को जाता है, सहसा राव। इसका आप चाहे वो लिख लीजिए ना, 214 इंटू 36 मीटर, उस डॉकयार्ड का, उस बंदरगाह जो है, गोदी भी जिसको बोलते हैं, उसका ऐसी इस क्वालिटी की गोदी प्राचीनतम विश्व में भी शायद किसी दूसरी जगह ना हो जो लोथल में। मैंने आपको कभी बताया था कि कुछ साइट थी कि जो बंदरगाह के तौर पर वो इसका यूज किए जाते थे, परंतु बाकायदा गोदी जो है डॉकयार्ड, वो हमें और कहीं से प्राप्त नहीं होती है। उसके प्राचीनतम जो हमारे साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं, हमें लोथल से मिलते हैं। अच्छा देखिए, इसकी एक और है, इससे पता चलता है कि गोदी से मिला हुआ एक गोदाम मिला, लगता था कि जो सामान यहाँ से जाता था या जो सामान यहाँ से आता था वो उस गोदाम में रखा जाता था। उतारने के बाद भी ऐसा कहीं और से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिले। इवन जो दूसरी सभ्यताएं हैं, मूल सभ्यताओं में भी इतना ऑर्गेनाइज, इतना योजनाबद्ध और वेल स्टैब्लिश जो बिजनेस के लिए डॉकयार्ड और कहीं पर भी नहीं मिले जो लोकल में। तो गोदी और गोदी के साथ गोडाउन, वो भी यहाँ की विशेषता है। इसके बारे में इसी आधार पर इतिहासकार ये मानते हैं कि यहाँ से मिस्र और मेसोपोटामिया लोग आते जाते, सामान आया और ले जाया जाता था। कहाँ पे, मेसोपोटामिया में और मिस्र में। इसको लिख लिया कीजिए थोड़ा सा, इसलिए कि यही क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं डिफरेंट तरीकों से।
बकिया तो इसकी सारी चीज़ें सब। इसको इन मिस्टर एस.आर. राव जो इसके हैं, उन्होंने इस लोथल को माइनर हड़प्पा और माइनर मोहनजोदड़ो कहा है। क्या कहा है उन्होंने इसको? माइनर हड़प्पा और माइनर मोहनजोदड़ो कहा है। ये माइनर पर ही लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो कहा है। ऐसा राव ने, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैंने देखा था कि माइनर हड़प्पा या माइनर मोहनजोदड़ो किस कौन ज्यादा लगता, तो वो जो है वो लोथल है। और उसको किस व्यक्ति ने कहा था? इन्होंने एस.आर. राव ने ही कहा। अच्छा देखिए ये बिजनेस दो, यहाँ पे केवल यहाँ से दो ऐसी मोहरें मिली है जो नाव के आकार की है। मैंने बताया ना बहुत सी मोहरें हैं जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में होती है। यहाँ पे जो मोहरें हैं, दो मोहरें मिली ऐसी जो किस शेप की है? नाव की शेप की है। अब उनकी अपनी कोई विशेषता रही होगी। यहाँ से जो और स्पेशल कुछ चीजें हैं उसमें तांबे की मूर्ति है और एक दुकान टाइप मिली है जो मोतियों के शहर में बताया था नसीब में, वहां पे उसके प्रोडक्ट्स मिले हैं। उसकी दुकान है, नहीं उसको दुकान ही कहा जाएगा इसकी भाषा में, बड़ी संख्या में। वो शायद वहां से वो सेंटर था उसको बेचने का, वो भी लोथल से मिला। और चावल के एकमात्र जो साक्ष्य मिलेंगे वो केवल लोथल से मिलेंगे। ये मैं बताऊंगा आपको पढ़ाऊंगा आगे के। जनरली जो चीजें यूज करते थे, गेहूं जो ये सब होता था, लेकिन चावल का प्रयोग लोग नहीं करते थे, क्योंकि हमें कहीं से चावल के प्रयोग के कोई हमें उसके प्रमाण नहीं मिलते। केवल लोथल ऐसी जगह है कि जहाँ पे हमें एक ओखली में चावल की क्या होती है? भूसी, अरे धान का जो उसका भूसी बोला, वो एक जगह उससे मिला है। इस आधार पर माना गया कि चावल शायद यहाँ के लोग कुछ उससे परिचित थे। और इस आधार पर यह भी माना था कि चावल शायद यहाँ पे नहीं उगता था, कहीं बाहर से आता था। ठीक है ना, वो अमेरिका से कोई चीज़ गिफ्ट मिल है हमारे बनने के बाद दिल्ली घर से, तो इंडिया में नहीं थी, वो भी बाहर से आती। तो चावल के हमें साक्ष्य और कहीं से भी नहीं मिले हैं। चावल वापस सभ्यता के लोग जो है वो खाने का इस्तेमाल नहीं करते थे, जनरली ये माना जाता है। यहाँ से अनाज पीसने की चक्की भी मिली है। ऐसे ही घोड़ा के बारे में माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन लोथल से घोड़े की एक प्रतिमा मिली है, मिट्टी की एक प्रतिमा घोड़े की। कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। जिससे फिर वो इस क्वेश्चन उठा कि शायद घोड़े से वो लोग कुछ ना कुछ हद तक परिचित थे। वैसे घोड़ा जो है वो जनरली वो लोग उससे वाकिफ नहीं थे। यहाँ से भी वो साक्ष्य मिले जो मैंने बताया था कि जगह कि महिला और पुरुष को एक साथ दफन किया गया। महिला पुरुष को एक साथ, जिसको आधुनिक काल के लिए शायद सती की टाइप की कोई परंपरा थी। पूर्वज का अलग मिला, वो अलग है। यहाँ से क्या मिला है कि एक जो है वो यहाँ से भी मिला है। कुछ जगहों पर इस तरह की चीज़ें अलग अलग तरीकों से मिली। उनमें डिफरेंस क्या होता था? वो जिस तरह से उनको लिटाया जाता था उसका डिफरेंस होता था। कहीं करवट से लिटाया जाता था, कहीं सीधे लिटाया जाता था, कहीं ईस्ट टू वेस्ट पैर होते थे, कहीं इसके रिवर्स में इसके इनके पैर हुआ करते थे। जैसे यहाँ पे ईस्ट में सर होता था और वेस्ट में उनके पैर हमें मिले। कुछ जगह था ईस्ट में सर वेस्ट में पैर, और गर्दन जो है वो दूसरी साइड में मिली है। ये क्या था? ये सब अलग अलग कल्चर था, परंपराएं थी जो क्रिमेशन के लिए या बरियल के लिए प्रयोग की जाती थी। यहाँ पे कुछ जानवरों की भी तांबे की मूर्तियाँ मिली हैं। उसमें बहुत मैंने जैसे बैल, कुत्ता, खरगोश, चिड़िया, इनकी तांबे की कॉपर की मूर्तियाँ मिली हैं। बैल, खरगोश, कुत्ता, चिड़िया। यहाँ पे जनरली जो क्रिमेशन था, जो दफन किया जाता था, वो समाधि में दफन करते थे। लोथल में किस चीज में?
समाधि में दफन। ये चौथी इंपॉर्टेंट साइट थी। इनके बाद हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गालीबंगा और लोथल। इसके बाद कुछ कुछ स्पेशल साइट थोड़ी सी है, जैसे सुखोट का है, ये भी गुजरात में। अच्छा एक चीज और ये, सबसे ज्यादा हड़प्पन साइट्स कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। सबसे ज्यादा हड़प्पन साइट्स गुजरात से पाई जाती है। यहाँ पे सरकोजा जो है, ये भी कच्छ का जो क्षेत्र है गुजरात का, वहां से ये साइट है, पर्वतीय क्षेत्रों। इस साइट की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ से पत्थर के प्रयोग के आसपास हमें प्रमाण मिले हैं। ये पत्थर की चुनाई, ये चुनाई कच्ची की जगह पत्थर की चुनाई के हमें जो प्रथम हमें प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? इस सरकोटड़ा से मिले। और यहाँ पे जो कब्रिस्तान में जो दफन करते थे वो वही पॉट के अंदर अस्थि कलश जो है वो दफन किए जाते थे। यहाँ की ही एक कब्र ऐसी मिली है कि जो पत्थर से ढकी गई, जो पत्थर से ढकी गई है, ऐसी कब्र केवल यहीं से मिली। इसका भी सरकोटड़ा में जो है वो पत्थर का लोग प्रयोग करने लगे थे, चुनाई में भी और डिफरेंट और दूसरे पत्थर के स्लैब्स। दो चीजें और यहाँ से सरकोटड़ा से बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहीं नहीं मिली। एक ऊनी कपड़े का ऊनी टुकड़ा बोले वो सरकोटड़ा से मिला, और कहीं से नहीं उसका कोई हमें क्लियर उदाहरण मिलता है, क्लियर साक्ष्य कहीं से भी स्पष्ट नहीं मिलता है। कहाँ से मिलता है? केवल सरकोटड़ा से मिलता है। और इसी प्रकार से घोड़े की हड्डी वो भी हमें यहीं से मिलती है। मैंने कहा ना घोड़ा जनरली यहाँ पर यूज ये लोग नहीं जानते थे, लेकिन केवल एक जगह से घोड़े की मिट्टी की प्रतिमा मिली है और सरकोटड़ा से क्या मिला है? घोड़े की हड्डी मिली है। अच्छा ये किस आधार पे माना जाता है कि ये हड्डी फॉरेंसिक होती है? फॉरेंसिक के आधार पर जो लेटेस्ट है डिफरेंट हड्डियों के उन सब के आकार और सभी चीजें उस पर माना जाता है कि किस जानवर की है और किस जगह की है। तो घोड़े की हड्डी हमें केवल कहाँ से मिली है? सरकोटड़ा से मिली है, और कहीं से मिली है? नहीं मिली। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इसकी साइड है धौलवीर। धौलवीर ये बहुत लेटेस्ट इसकी खुदाई हुई थी 1967-68 में बाद में। जी मैं समझे नहीं सब होता। ये भी पार्टीशन के बाद का है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था, पाकिस्तान अलग हो गया था 50 to 60 के बीच, इससे पहले का। बहुत सारे सिटीज जो हैं वो एक साथ टूटते चले गए, उन सब की डेट्स बहुत बड़ी। डेट सिर्फ याद रखिए उनकी जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, मतलब इतनी सारी डेट्स याद रखना असंभव हो जाएगा। और डेट्स अगर आप देखेंगे पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनमें डेट्स भी जनरली तो पूछी नहीं है, पूछी गई है तो वो किसी इंपॉर्टेंट साइट के साथ जुड़ी हुई है। जो बहुत सारी छोटी छोटी साइट्स हैं उनकी आपको ये डेट्स नहीं मिली। ये सब कोड कर रहे हैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो घोड़े से रिलेटेड है वो। और ये घोड़े वाले क्वेश्चन घोड़े से रिलेटेड छोटे वाले कंडीशन ये एनडीए वगैरह के तो इससे लेके ऊपर तक ये इसी से संबंधित है। घोड़ा और पत्थर का जो प्रयोग, पत्थर के जो चुनाई में जो प्रयोग किया गया है, ये यहाँ की विचित्र चीजें हैं जो दूसरी जगहों पर नहीं मिलेंगी। धौलवीरा जो है ये भी बहुत बड़ी साइट, 100 हेक्टेयर। अब इसकी हेक्टेयर
की साइड के हेक्टेयर मालूम नहीं, हर एक की साइड के हेक्टेयर असंभव है। केवल जो बड़ी साइज है, जैसे उसकी 240 हेक्टेयर थी, देश की 100 हेक्टेयर है, इनकी अपनी इम्पोर्टेंस है क्योंकि बड़ी साइज है। भाई आज भी जो बड़े शहर हैं उनकी अलग बात है, जो छोटे छोटे बहुत सारे जगह हैं, कस्बे हैं, छोटे हैं। यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे भी वो चीज़ पाई जाती है कि 3 भाग हैं, मतलब जो जगह है सब जगह जनरली 2 है। ये भाई एक आध जगह पर उदाहरण मिलता है कि यहाँ पर अपर, मिडिल और लोअर, यानी अपर पे क्या है, किला सब जगह है, और लोअर में मकान होते हैं। यहाँ भी क्या है कि अपर और लोअर के साथ साथ मिडिल भी है, और इसीलिए ये माना जाता है कि जो अपर है वो केवल रूलिंग क्लास था, और मिडिल जो है वो वेल ऑफ लोग थे वहाँ के, और जो लोअर थे वो वहाँ के गरीब थे। लेकिन एक दूसरी ओपिनियन ये थी, मैंने कल बताई थी, कि ये माना जाता है कि जनरली जो है वो यहाँ पर अमीर या गरीब को कोई भेदभाव नहीं है। एक ही इसकी कविता के एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, यानी एक ही लाइन में दोनों खड़े हो जाते थे, चाहे वो दास हो या उसका स्वामी हो। लेकिन यहाँ पे जो है ये अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ पे शायद अलग अलग इस तरह की श्रेणियाँ थी। ये श्रेणियों का आधार और किसी दूसरी जगह पर नहीं है। पक्का है यहाँ की सब चीज़ें वो योजनाबद्ध तरीके से सारी चीज़ें हैं। यहाँ भी वो है, धौलवीरा में भी किले की और उसकी चारदीवारी दोनों थी अलग अलग, दोनों चारदीवारियाँ अलग अलग, यानी 3 तरह की चीज़ें मिली हमें। एक वो मिली कि जिसमें सिर्फ किले की चारदीवारी है, लोअर साइड की चारदीवारी नहीं है। दूसरी वो मिली कि जहाँ दोनों की अलग अलग चारदीवारी है। तीसरी वो मिली हमें कि जहाँ पे दोनों की एक साथ चारदीवारी है। ये 3 अलग अलग, समझिए ना दोनों का मतलब, यानी एक अपर किला उसकी और एक लोअर, दो साइड, दो जितने साइड्स हैं जनरली वो 2 भागों में हैं, एक अपर पोर्शन एक लोअर पोर्शन। आज भी आप इंडिया में ये यूजली होता है, लेकिन आप इंडिया से बाहर जाएगा तो डाउन टाउन बहुत इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? तो डाउन टाउन होता है, ये बाहर के हिस्से से शहर की तरफ जब आते हैं डाउन टाउन। तो ये जो है एक किले का एरिया, ये ऊपर और उसके लोअर पार्ट में जनरल सामान्य मकान होते हैं वो होते थे। इसीलिए कुछ जगहों पर ये क्या है, दोनों एक साथ चारदीवारी में, कुछ जगहों पे अलग अलग चारदीवारी में, और ज़्यादातर जगहों पे क्या है, केवल किला जो है वो चारदीवारी में है। बाकी जो सामान्य भवन है उनकी कोई चारदीवारी, या उसको चाहे हिंदी में प्राचीर बोलते हैं, लफ्ज़ आता है वो प्राचीर। और आपको तो नगरों की सुरक्षा के कितने तरीके हुए, 3 प्रकार के ये तरीके नहीं समझ में आता। नगर की सुरक्षा के ये 3 अलग अलग तरीके प्रयोग किए जाते हैं। यानी एक में तो केवल किले को की चारदीवारी बनाना है, नगर आम जनता तो उनके नीचे मिली। दूसरा वो कि जिसमें दोनों को एक ही चारदीवारी में कर दिया गया, और तीसरी ये कि दोनों की अलग अलग चारदीवारी बना दी गई। ये क्या था, ये सुरक्षा का उसका था। ये जो किले की जो चारदीवारी होती थी, मैंने बताया था कि नीचे से 14-14 मीटर बेस होती थी उसकी, और फिर उसमें जैसे मुगलों के किले आप देखेंगे कि इस पर बुर्ज होते थे, वो तो तोपों के लिए इस्तेमाल होते थे, उस जमाने में तोप तो नहीं थी लेकिन, और फिर डिफरेंट साइज में उनके दरवाजे हुआ करते थे। और किलों के अंदर हर किले की एक विशेषता है घड़ी की, कि अंदर की साइड कच्ची ईंट इस्तेमाल होती थी और बाहर की साइड पक्की ईंट इस्तेमाल होती थी। कहता उस जमाने में नशा पसंद होते हैं, चोर वोर लोग तो बाहर के तोड़ लेते हैं, काट लेते हैं। ये जो धौलवीरा है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ जो यहाँ से अलग नहीं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पे हमें एक तालाब मिला है जो वर्षा के पानी को इकट्ठा करके यूज किया जाता है धौलवीरा में। इस तरह का उदाहरण हमें किसी दूसरी जगह पर नहीं मिला, वर्षा के पानी को। और यहाँ से हमें पत्थर के पॉलिश्ड ब्लॉक्स मिलेंगे। पत्थर के ब्लॉक्स होते हैं, जैसे पत्थर के ब्लॉक्स मिले हैं हमें, पॉलिश्ड पत्थर के ब्लॉक्स, बहुत ही उच्च क्वालिटी के, जो ये अनुमान है कि ये स्तंभ के पिलर के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है ब्लॉक से।
यहाँ तो हमारी ईंटों की चिनाई होती है। मैंने शायद बताया कि जहाँ मैं अफ्रीका में रहा हूँ वहाँ पे ये ईंटों से चिनाई नहीं होती, वहाँ ब्लॉक होते हैं सीमेंटेड। पहाड़ी इलाके में ना सीमेंटेड ब्लॉक होते हैं, कितने बड़े चौक ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक करके चिनाई करते चल जाएगा। वहाँ ईंट आज की डेट में भी वो लोग जो पहाड़ी जगह तो ईंट ही उपयोग करते हैं। यहाँ जो ये पत्थर के ब्लॉक हैं इनके बारे में अनुमान है कि ये पिलर के लिए यूज किया, स्तंभ के तौर पर ये यूज किए जाते थे। एक जगह घोड़े की मिट्टी की प्रतिमा मिली, एक जगह घोड़े की एक हड्डी मिली। यहाँ जो है यहाँ पे घोड़े की आकृतियां मिली, घोड़े की आकृतियां मिली। असल में क्या है, आर्यंस ने इंडस वैली के लोगों पर डोमिनेट किया, उसकी दो इम्पोर्टेंट कारण हमारे इतिहासकार बताते हैं। एक लोहा और दूसरे घोड़ा, एक घोड़े का प्रयोग और दूसरे घोड़ा। घोड़े पर बैठकर युद्ध करना ज़्यादा आसान होता था, ज़्यादा बढ़िया किसी भी दूसरे पशु की तुलना में। तो आर्यंस को जो बहुत इजीली अपना विस्तार, अपना एक्सपेंशन करते चले गए, उसका एक बड़ा कारण ये था कि वो उसको आयरन यूज़ करते थे और घोड़े पर बैठते थे। इसीलिए ये सिंधु घाटी के स्थलों में जहाँ जहाँ घोड़े की कहीं नजर आती है कुछ, तो उसको इम्पोर्टेंट मानकर लिख दिया जाता है, क्योंकि घोड़ा जो है ये माना जाता है कि इनकी पराजय में या इनको जो आर्यंस ने इनको डोमिनेट कर लिया था उसमें बड़ा हाथ किसका था? घोड़े का। एक और एक छोटी साइड है, वह है देशंतु। ये भी कच्छ के क्षेत्र में है, कच्छ का क्षेत्र वहां पे है। ये भी वही 1964 की खुदाई है, इसको बहुत होनी है। यहाँ पे जो चीजें मिली है वो मिट्टी के साथ साथ पत्थर के बाट मिली है। बाट जो होते हैं ना, सुन लेना आपने, वो मिट्टी के साथ साथ पत्थर के बाट। पत्थर के बाट तो अभी तक यूज होते हैं, अभी भी कुछ ठेले वाले को आप देखेंगे वो पत्थर का बाट यूज करते हैं, शहनाज को भी यूज करते हैं। कुछ लोग तो ईंट का यूज करते हैं, ईंट को झड़ती रहती है और हल्का होता रहता है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो मैंने कहा था गाड़ियाँ, खिलौना गाड़ियाँ स्पेशली, वो भी यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ से मिली है। और गाड़ियों से ज़्यादा एक्चुअली पहिए ज़्यादा मिले, तो हमें ये लगता है कि वो पहिए कहीं अलग ज़्यादा बनते थे कई साइड्स पर। यहाँ भी सबसे ज़्यादा जो है पूरे भंडार में लाया जिसमें पहिए ही है गाड़ियों के, गाड़ियाँ नहीं इतनी जितनी पहिए हैं। उसके अलावा यहाँ पे उसके कॉपर के टूल्स बहुत मिले, यहाँ पे कॉपर की छुरियाँ और नोकीले जो टूल्स होते हैं इस तरह के, छेनी, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिली है धौलवीरा में। यहाँ पे मोहर हमने जनरली बताया था सब मिट्टी की लगी से, यहाँ पे एक तांबे की मोहर मिली है, कॉपर की एक मोहर यहाँ पर मिली है। ये रेयर चीज है जो हर जगह अवेलेबल नहीं थी। एक साइड का और आप नाम लिख लीजिए, वो जरा सी स्टील पॉकेट है, उसे रोजड़ी भी लिखते हैं और रोजडी भी लिखते हैं। ये भी सौराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहां पर है। यहाँ पे भी तीनों सभ्यताएं मिलती हैं, बिड़ी हड़प्पन, हड़प्पन और लेटर हड़प्पन, तीनों साइड्स यहाँ पर हमें मिलती हैं। यहाँ के जो पॉटरी है वो स्पेशल है, वो लिख लीजिएगा, रेड एंड ब्लैक पॉलिश, रेड एंड ब्लैक पॉलिश। और यहाँ से हाथी के भी अवशेष मिले। किसके अवशेष मिले? हाथी के। हमने ऊंट की बात कर ली, घोड़े की कर ली, लेकिन हाथी के अवशेष इससे मिले हैं, रोजडी से। एक इसका भी आप इसके बारे में थोड़ा सा, दायमाबाद। दायमाबाद याद है ना, क्या था ये? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा साउदर्न मोस्ट साइट है वो इसकी।
ये एक नदी प्रवरा नदी है, उसके साथ पास उसके किनारे पर खड़ी है। यहाँ पे मोहरें नहीं मिली, केवल एक मोहर मिली है यहाँ से, और कुछ ऐसा यहाँ से नहीं मिला। लेकिन यहाँ से जो है वो बर्तन बहुत मिले, स्पेशली प्याले और तश्तरियाँ बड़ी संख्या में यहाँ से मिले हैं। और यहाँ से भी एक गड्ढे में युवा पुरुष का कंकाल मिले। अच्छा, करते क्या थे इसमें देखिए, गड्ढा खोदा गया और गड्ढे में जो मिट्टी की ईंटों की चढ़ाई करते थे, उसमें उसको डालते थे और फिर उसको या तो मिट्टी की ईंटों से, या एक जगह जो मैंने बताया आपको पत्थर से ढक दिया है। यही दायमाबाद में जो कब्र है वो पत्थर से ढकी हमें मिलती है, यानी उसमें ढकने के लिए उन्होंने पत्थर उपयोग किया। अच्छा, ये भी इसके बारे में थोड़ा जानिए। ये अपना यूपी का ईस्टर्न मोस्ट साइड है हमारी, वैसे वो आलमगीरपुर। ये हिंडन नदी के किनारे, मेरठ के पास हिंडन नदी के किनारे है। इसकी खुदाई भी 1952 से 55 के बीच में हुई थी। और इसके साथ जो मेन नाम जुड़ा हुआ है वो मिस्टर यक्ष दत्त शर्मा। यहाँ से रसोई जो रोटी बेलने होते थे, तो बेलने के लिए वो उसको क्या बोलते हैं, पटा बेलन जैसे होता है। एक तो बेलन होता है, एक उसको पटा होता है, एक वो बेलने की चौकी टाइप के लिए, जिसको माना जाता है कि इसमें कुछ बेला हो जाता था। वो पता नहीं रोटी बेलते थे क्या बेलते थे, लेकिन वो क्या। और यहाँ के बर्तनों की विशेषता ये है कि यहाँ पर उनमें डिफरेंट पक्षियों की उसके ऊपर और पशुओं की हमें आकृतियाँ हैं। उसमें मोर और गिलहरी स्पेशली है, बर्तनों के ऊपर मोर और गिलहरी के चित्र। यक्ष दत्त शर्मा, यक्ष दत्त शर्मा। और ये स्थान ऐसा है कि यहाँ से कोई मोहर नहीं मिली है। यानी हड़प्पा सभ्यता की अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कॉमन चीज क्या है, तो वो मोहर। थाउजेंड एंड थाउजेंड मोहर मिली, लेकिन यहाँ से हमें कोई मोहर नहीं मिली। लेटेस्ट जो नवीनतम स्थान अभी तक उसमें है वो मांडी है, मुजफ्फरनगर के पास जगह है। ये वो मांडा नहीं है, ये मांडी मुजफ्फरनगर के पास है ये। हाँ, अलग है। मांडा तो ये मुजफ्फरनगर के पास है, मांडी छोटी जगह है। और ये अभी लेटेस्ट इसकी खुदाई। सोनोली होगा, सोनोली भी होगा। ये ना 1000 साइट्स है। कितनी साइट्स है? 1000 साइट्स है। अब तो वो नहीं किया गया। मेरा मैं बता रहा था, मेरा एक दोस्त है जो आर्कियोलॉजी में है, वो अभी मेरे में खुदाई कर रहा है। बता रहा है इसकी नई बस्ती निकली है उसको, तो उसको तो आगे बढ़ता रहेगा क्योंकि इसमें आमतौर पर जनरली 250 इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और उन्होंने मैंने बताया था कि 6 जो है वो नगर है, 6 नगर है। ये तो देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा साइड, मुझे लगता है जमाना आएगा वो पूरे इंडिया में तो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ था इसी साइड। लेकिन क्या है एक साइड यहाँ पे भी, एक साइड यहाँ पे छोटी छोटी बस्तियाँ थी, बहुत सारी बस्तियाँ डिस्कवर हो रही हैं। फिर एक चीज़ और है, हमने तो देखा जो चीज़ निकली उस पर हमने अनुमान लगाया। अब सेम बाउंड्री दूसरी जगह से निकली, हो सकता है यार वो लोग दूसरी सभ्यता से बिलोंग करते हो या वहाँ से माइग्रेट करके गए हो, एक ही जगह के लोग। लेकिन हमको जो हमारा आधार है वो ये है कि जो चीज़ यहाँ से मिली और जो चीज़ यहाँ से मिली दोनों सिमिलर है, तो इसका मतलब है कि वो जोट और मुसेरे भाई दोनों एक ही उस सभ्यता से उनका संबंध है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जैसे मैंने ये बहुत सारी, रंगपुर है बहुत इंपॉर्टेंट साइट गुजरात में है। उसके अलावा मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में, उसकी एक शब्द याद रखिएगा, मेहरगढ़। ये पुराने काल से लेकर और लेकर तक सब यहाँ मिलेगा। यहाँ पे कुछ इतिहासकारों का मानना ये है कि जो स्टोन एज थी, स्टोन एज हड़प्पा की सारी स्टेजेस वो सब यहाँ पर मेहरगढ़ में मिलती है।
मेहरगढ़ एक स्थान है बलूचिस्तान में, सबसे ज़्यादा साइट्स नहीं, सबसे ज़्यादा सभ्यताएं जिस जगह पर हमें मिलती हैं एक के बाद एक। ये इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये शहर बहुत पुराना था, या उस ज़माने में भी ये शहर था, जब ये कहा है इसमें भी ये शहर था, उसके बाद आया इसकी प्राचीन। यानी ये हमेशा होता है ना। देखिए कुछ पुराने शहर अब देखिए दुनिया के नक्शे से मिट गए, कुछ नए शहर ज़्यादा दूर आ गए, कुछ पहले बड़े शहर हुआ करते थे। ऑस्ट्रिया, जो ऑस्ट्रिया का नाम सुना है क्या है? हम यूरोपियन कंट्री है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले तक यूरोप का बड़ा स्ट्रॉन्ग विशाल बड़ा कंट्री था, लेकिन आज ये यूरोप का छोटा सा कंट्री होकर रह गया। ये आधुनिक काल में इस तरह से परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से जहाँ जब मैं ये बात करता हूँ कि एक साइज में हमें कई सभ्यताएं मिलती हैं, तो उसका अर्थ यह है कि वहाँ पे एक सभ्यता हुई, उसके बाद उसकी वैल्यू खत्म हो गई, वही पे वो कंटिन्यू करती चली। और अगर एक ही सभ्यता मिली तो इसका मतलब ये है कि एक सभ्यता के बाद उस शहर का पतन, उस साइट का पतन हो गया, मिट गई वो साइट। एक स्थान का नाम लिख लीजिए आप, वो मैं मीताथल। क्या? मीताथल। मीताथल, और ये हरियाणा में है। ये क्यों है, मैं इसका नाम बताना चाह रहा हूँ। यहाँ से कहते हैं कि पुरानी जो यमुना नदी थी वो यहाँ बहा करती थी कभी। पुरानी यमुना नदी, प्राचीन काल में तो यमुना नदी जो थी वो यहाँ भी बहा करती थी, मीताथल स्थान के पास। यानी इसकी और कोई वैल्यू ऐसी नहीं है। यहाँ पर प्राचीन आया है यूपीएससी में। देखिए इसमें मैंने कोशिश की है कि मैंने डिफरेंट किसी एक किताब से नहीं, बल्कि कम से कम 6 या 7 मैंने जो मिल लिए हैं। अब से परेशानी क्या होती है, मैं इसको आपको अदरवाइज बता दूँगा। हमारे इंग्लिश की किताबें जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट, क्योंकि हिंदी की किताबों बहुत गलत है जो मैंने पाया। जब मैंने हिंदी की बुक कंसल्ट की, उसके बाद मैंने इंग्लिश की बुक कंसल्ट की, तो मुझे लगा दोनों में अलग है। मैंने पूछते कि देखो सही इसमें क्या है, तो बोला कि हिंदी की किताब में। उसकी वजह क्या है कि हम लोग प्रूफ रीडिंग सही से नहीं करते, या बहुत लाइट वे में लेके ईजीली लेके बोले हाँ वो करते। लेकिन जो इंग्लिश की बुक्स हैं उनमें बहुत स्टैंडर्ड पूछते हैं और उनको बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक। उसकी शायद वजह ये कि हम आज भी हम कोई अंग्रेजी बोलता आएगा और ज़्यादा हमें बेहतर लगेगा, फिर हिंदी बोलने वाला होगा उतना खैर ये वजह से। अब आइए थोड़ा सा इसके अलावा भी 1-2 साइट्स का नाम लिख लीजिए आप, जैसे डेरा इस्माइल खान है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल ये पाकिस्तान के पंजाब में। अच्छा एक साइड और लिखिए, मैंने शायद लिखा ही नहीं, लिखा है आपको हल्लूर, नहीं हल्लूर लिखिए, तो क्यों बताता हूँ क्यों लिखिए। हल्लूर से तलवार के साक्ष्य मिले। तलवार बेसिकली आयरन एज के साथ जुड़ी हुई है और आर्यंस के साथ जुड़ी हुई है। हल्लूर जो है ये भी गुजरात की जो साइड है, यहाँ से मिला है हल्लूर के क्षेत्र। नहीं गुजरात। हल्लूर की सिर्फ मुझे इसलिए याद रह गया कि मेरे पास लिखा मुझे कि मैंने इसमें ये पढ़ा था एक बार बहुत पहले कि यहाँ से तलवार के साक्ष्य मिले हल्लूर में, और इसकी कोई विशेषता देखिए इसी याद भी इसीलिए रह गया कि यहाँ पे जाते तलवार की यहाँ पर चीज। अब आइए थोड़े से इस काल के सामाजिक जीवन के बारे में, क्योंकि हम ये सब फैक्ट्स पढ़ रहे थे, अब थोड़े से कंसेप्ट की बात करें। कंसेप्ट पूछना उसको हम सोशल और अलग अलग तरीके बात करेंगे। सोशल सिस्टम, उनके सामाजिक व्यवस्था, ये कल मैंने शायद इशारा भी किया था कि इनके समाज 4 भागों में बटा होगा। बुद्धिजीवी, जिसमें पुरोहित, ऋषिवर, ज्योतिषी, जादूगर और वैद्य, ये सब उसमें आते हैं। आज तो जादूगर को लोग मार देते हैं, पता चल जाता है जादूगर नहीं है, लेकिन उस समय जादूगर लगा हुआ एक इम्पोर्टेंट पेशा था। इसी प्रकार से दूसरा जो था वो किसका था? व्यापारियों का और जो शिल्प कारीगरों का, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स दोनों का। एक तीसरा या दूसरा वर्ग उसको कहेंगे आप, वो किसका था? वॉरियर्स का, जो हथियार यूज करते थे। जिस संख्या में हथियार लोग मिले, इसका अर्थ है कि जब कोई चीज़ बनी है तो हथियार यूज करने वाले भी होंगे।
फिर स्पेशली हमें कुछ जो किलों की चार दीवारी में जो पहरेदारों की कोठियाँ टाइप की मिली है वो भी वास्तव करती है। एक अलग से प्रोफेशन था जो सिक्योरिटी गार्ड्स के रिश्तेदारों थे वो हुआ करते हैं। तो एक फायर क्लास भी था और चौथा एक शर्मी क्लास जो हमेशा की तरह होता है वो ही था जो गिरशक थे या जो लेबर का काम करते थे वो इनका चौथा क्लास था। एक इसके बारे में मोटी बात ये याद रखिएगा कि ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो जनरली वेल ऑफ लोग थे, वो समझशाली थी। यानी अगर हम कहेंगे इंडिया और अमेरिका की तुलना करेंगे तो अमेरिका ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन उसकी अच्छी है। तो हड़प्पा सभ्यता की दूसरी सभ्यताओं की तुलना में इकोनॉमिक कंडीशन उनकी थी, सोशली वो लोग ज़्यादा मजबूत लोग थे। इसके अतिरिक्त है बहुत सारी चीज़ें इसमें, ये भी मैंने कल आपको बताया था कि भेदभाव के जनरल हमें उदाहरण नहीं मिलते। अच्छा, इनका जो खान पान था वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों था। ठीक है, मानव ने जब शुरुआत की थी तो मांसाहारी शाकाहारी दोनों थी, यानी उसने पेड़ पे जंगली फल और शिकार दोनों के साथ किया। इसीलिए ये लॉजिक देते हैं बात कि शेर होता है ना, उसके सिर्फ पिनाइन होते हैं, वो सिर्फ मीट खाता है, मांसाहारी होता है। बकरी गाय जो होती है उसके फ्लैट पीक होते हैं, वो सिर्फ सब्जी खाती है, वेजिटेरियन होती है। मानव के दोनों है, उसके कैनन भी है और फ्लैट पीक भी है। इसका अर्थ ये है कि वो दोनों खा सकता है। तो प्राचीन जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। हाँ, उसका भी फर्क होगा। वो चीज़ें हमारे इससे जो वो निकलते हैं, क्या बायोलॉजी का बताएगा, जो डाइजेस्ट करने के लिए होते हैं, हाँ, एंजाइम जो निकलते हैं, तो मीट को पचाने के लिए और वेजिटेबल को पचाने के लिए अलग अलग होते हैं। मीट वाले शेर की सब्जी वाले शेर की नहीं मिलेंगे और मीट वाले में बकरी भी नहीं मिलेगी। ह्यूमन बॉडी में दोनों पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो यूज़ करते थे वो लिख लीजिए कुछ चीज़ें। उसमें जो जनरली लोग खाते थे गेहूँ, जौ, तिल और डिफरेंट दालें। गेहूँ, जौ, तिल और दालें, ये इनके प्रमुख गिरनी में इनके लिए मेन इनके जो खाना वो इन चीज़ों से। चावल मैंने बताया कि माना ही जाता है कि यूज़ नहीं करते थे, केवल एक जगह से इसका थोड़ा सा हमें मिला। इसके एक बहुत सारी विभिन्न सब्जियां थी जो ये लोग यूज़ किया करते थे और बड़ी मात्रा में यूज़ करते थे। कुछ कह रहे हैं? दो फलों की बड़ी वो मिली है। तरबूज, किसने कहा? तरबूज, खरबूजा। मैं आम तलाश करता था लेकिन आम मुझे कहीं मिला नहीं। मतलब आजकल तो बहुत मिल रहा है, हड़प्पा सभ्यता में मुझे बहुत ज़्यादा नज़ारा है, नहीं मिला। पता नहीं यूज़ करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन तरबूज खरबूजा जो है वो बहुत यूज़ होता था, इसके बहुत मिले। और इसके अलावा दो फल और थे जो लेते हैं, उसमें एक अनार और एक नारियल। लेकिन अनार और नारियल जो है वो भी तरबूज खरबूजे के साथ साथ बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में यूज़ किया जाता था। लीमू के हमें भी साक्ष्य मिले कि लीमू भी यूज करते थे। लेमन, मीट जिन चीज का खाते थे उसमें बकरी, सुअर, मुर्गा, बत्तख और घड़ियाल का मांस भी खाते थे। इसका घड़ियाल, बकरी, मुर्गा, बत्तख, सुअर। और मछली का भी बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है। वस्त्र जो है सूती और ऊनी दोनों के हमें मिले हैं। ऊनी के बहुत कम साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इतिहासकारों का मानना यह है कि ऊनी और सूती दोनों वस्त्र यूज करते थे। अच्छा, वस्त्र सीते थे या नहीं सीते थे, बड़ा समस्या रही है। फिर कुछ जगहों से सुइयां मिली हैं। कौन सी सुइयां? कुछ होने वाली नहीं, सीने वाली सुइयां, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि वस्त्र जो थे वो सिए नहीं जाते थे। अब पता नहीं कि उसमें वो कैपरी और क्या क्या यूज करते थे नहीं करते, लेकिन वो यूज सिया करते थे, वस्त्रों को सीते थे। पुरुष सब दाढ़ी रखते थे, मूछ भी रखते थे। शेविंग का रिवाज बहुत बार का है। स्त्रियां बाल, पुरुष भी अपने बाल लंबे छोड़ते थे लेकिन वो खुले छोड़ते थे। स्त्रियां अपने बालों का जूड़ा बांधती थी, चोटी की तरह उनको बांधती थी। जो आभूषण मिले हैं बड़ी संख्या में, जेवरात, ज्वेलरी, उसमें अंगूठी, कड़े, महंगी से आई के बाद में नेकलेस, गले का हार, कानों में पहनने की चीजें भी मिली हैं। और एक हम ये क्या
जो यहाँ क्या कहते हैं उसको, गर्ल्स कपड़ा जो यहाँ पहना जाता है, दुल्हन बाजूबंद कहते हैं हम लोग उसे, बाजूबंद या भुजबंद आप लोग कहें उसको, वो पहने। ये भी बड़ी संख्या में हमें वहाँ से मिलेंगे। उसके अलावा मैं बता चुका हूँ कि सोने और मिट्टी के बहुत सारे मोती हमें बड़ी संख्या में मिलेंगे। छोटे बड़े हार हमें बहुत से मिलेंगे। पत्थरों में भी डिफरेंट पत्थरों की हमें चीजें मिली है। सल्फड़ी मिट्टी और कांची मिट्टी, जेप्सम पत्थर, इन सब की चूड़ियां भी मिली हैं। इसके अलावा मैंने लिखवाया था शायद आपको, सोने का एक बड़ा हार मिला है हड़प्पा से, देख लीजिए, सोने का एक बड़ा हार हड़प्पा से मिला है। चूड़ियां सोने चांदी की भी हुआ करती थी, घास की भी होती थी, कॉपर की भी होती थी, मिट्टी की भी होती थी, सल्फड़ी की भी होती थी, इन सब की चूड़ियां होती थी, शैल की भी होती थी। शीशे और कंधा दोनों के हमें वो मिले हैं। और एक बड़ी विचित्र चीज है, चनू दड़ू से, देख लीजिए, ये क्वेश्चन मैंने देखा था अब से 5-6 साल पहले। चनू दड़ू से एक चीज मिली है जो लिपस्टिक लगता है कि वो लिपस्टिक के तौर पर यूज किया जाता है। चनू दड़ू से लिपस्टिक के परमाणु भी मिले हैं। उसके अलावा मेकअप का जो बड़ा सामान है मेकअप का, वो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसमें काजल और पाउडर जैसी चीजें भी प्राप्त हुई है। काजल, पाउडर, डिफरेंट तरह का मेकअप का सामान हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। अच्छा, ये तो मैंने बताया था कि जो आभूषण या डिफरेंट चीजें थी, उसमें पत्थर, मिट्टी, सोना, चांदी के अलावा हड्डी और हाथी दांत, इन दोनों का प्रयोग भी किया जाता है। हड्डी और हाथी दांत, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। बर्तन जो मिले हैं, जो पॉटरी है चाइना, उसमें जो चीजें सबसे ज्यादा मिली है, उसमें घड़े, कटोरे, कश्तरियाँ, गिलास, इवन चम्मच भी मिले। एक शेप वो मिला है उसको, दोहत्ता कटोरा, दो साइड से पकड़ने वाला, जैसे आजकल की डोंगे होती है, हॉटपॉट होते हैं, दो तरफ से पकड़ने की हैंडल होती है, जैसे कटोरा भी मिला है तो दोनों साइड से उसे पकड़ने का यूज किया जाता था उसको। तो ऐसे बड़ी संख्या में मिले। अच्छा, ये लोग जो थे वो जो चीजें यूज करते थे बैठने के लिए, उसमें चारपाई और कुर्सी प्रणाली, कुर्सी जैसी शेप जो है वो भी हमें मिली, और स्टूल और चटाई, चारपाई, स्टूल, चटाई, कुर्सी। मेहरगढ़ मैंने अभी एक नाम लिया था, आपको याद बताया था, मेहरगढ़ एक और छोटी शहरी नौशेरा, वहां से मूर्तियां मिली हैं, उनके बीच में मांग में लाल रंग सा दिखाई देता है, जो ये माना जाता है कि इस सिंदूर का सबसे प्राचीनतम संकेत है। नौशेरा, ये दोनों जगह ये पाकिस्तान में है। और मेहरगढ़, यहाँ से हमें क्या मिला है, सिंदूर के मूर्तियां मिली हैं जिनके। अच्छा, जो खेलों का इनका जो एंटरटेनमेंट का साधन था, उसमें पांसा सबसे इंपॉर्टेंट था, पांसा, और वो हमें शेरखड़ी के, मिट्टी के और पत्थर के भी मिले हैं। यही हमें पत्थर, मिट्टी, इवन संगमरमर के, जो हमारी चेस होती है, इस तरह की हमें मूर्तियां भी मिली हैं। आधुनिक चेस जैसी, चेस जानते हैं ना, शतरंज, इससे मिलती जुलती, इसमें जो उस तरह होती है ना, क्वीन होती है, किंग होता है, पीला होता है, यादव होते हैं, इससे मिलती जुलती भी हमें मिली हुई। ये उनके इंटरटेनमेंट के साधन थे। तो हमें एक चीजें और मिली है, जो वो है वो मिली लोथल से, लिखिए लोथल से, बोर्ड टाइप देखिए, बोर्ड, जैसे कैरम का बोर्ड होता है, लूडो का बोर्ड होता है, चेस का बोर्ड होता है, इसी तरह के दो बोर्ड मिले हैं जो खेलने के लिए यूज किए जाते थे, ये लोथल से मिले।
एक और बहुत है, ये समझ लो, कच्छ की खाड़ी में एक द्वीप है, द्वीप को समझते हो? हाँ, आइलैंड होता है, उसका नाम है कुरन, कुरान नहीं कुरन, कुरन। यहाँ से हमें 2 स्टेडियम के वो मिले, साक्षी स्टेडियम के एक बड़ा ग्राउंड टाइप है जिसमें 2 तरफ आने और जाने के लिए अलग अलग द्वार हैं। वो लगता है कि उनके बड़े खेल, बड़े तमाशों के लिए ये तो स्टेडियम के तौर पर वो मैदान यूज किए जाते हैं। मिट्टी की और कपड़े की बहुत सारी गोलियां, बहुत बड़ी गोल गोल गोलियां वाली, वो भी किसी इंटरटेनमेंट और खेलने के साधन के तौर पर ही प्रयोग की जाती थी। गाने बजाने से वो अच्छी तरह परिचित थे और गाने बजाने के शौकीन थे। मैंने डांसिंग बेल बताया भी था कि पूरी थी, तो गाना बजाना उनके इंटरटेनमेंट के साधनों में से एक था। डांसिंग होती। इसके अलावा मछली का शिकार ये भी उनका एक तो मछली खाने के लिए उनके शिकार का शौक होता है, तो मछली के शिकार के लिए जो चीज़ें यूज होती हैं, जड़ी कांटा, इस टाइप की चीज़ें, ये भी हमें प्राप्त हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि मछली केवल खाने के लिए नहीं बल्कि मछली का शिकार भी करते थे। और एक मोहर भी ये है जिसके ऊपर हिरण के 3 बार दिखाया गया है। इसका मतलब है कि शिकार पशुओं का भी शिकार करते थे, हिरण का शिकार, यानी शिकार जो है वो भी उनके एंटरटेनमेंट के या पास टाइम जिसको हम कहते हैं उसके साधन में से एक साधन माना जाता है। शिकार हिरण का भी, पशुओं का भी और पक्षियों का, चिड़ियों का शिकार के लिए हमें संकेत मिले। शिकार में चिड़िया और पशु इन दोनों का शिकार भी किया करते थे। ये चीज मैंने शायद कल बताई थी कि जनरली इनके जो पार्ट थे वो 16 के मल्टीपल में थे, जो अभी तक चलता था, शेर और सवा शेर और आना और 16 आने होता है। लेकिन बाद के काल में लगता है कि जो डेसिमल सिस्टम है, दशमलव पर मान लीजिए, ये रुपया 10 रुपया ये सब क्या है, डेसिमल सिस्टम है, ग्राम 10 ग्राम किलोग्राम, ये क्या चीज़ है, ये डेसिमल सिस्टम है। इससे भी वो लोग परिचित। तो अभी इसका कुछ पार्ट रह गया है, वो हम आपको कल इसको पूरा करेंगे इसमें। तो इसमें इसके सोशल और कल्चरल इनके एस्पेक्ट्स और रिलीजियस इनके क्या क्या थे, वो भी कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पहले दिन भी मैंने कहा था कि पढ़िए और फिर उसको घर जाके क्लास में टीचर और बुक मिलकर आपका सही लेक्चर तैयार।